प्रश्न 1 का पहला भाग है, सुखाधिकार की परिभाषा दीजिए। साथ ही सुखाधिकार के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। सुखाधिकार के आवश्यक तत्वों में सबसे पहले किसी अन्य व्यक्ति की भूमि का सीमित उपयोग होना चाहिए। दूसरा, यह उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए होना चाहिए। और तीसरा, यह उपयोग अपनी ही भूमि के लाभ के लिए किया जाता है। ये सभी तत्व मिलकर सुखाधिकार की अवधारणा को पूरा करते हैं। परिभाषा सेक्शन 4 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की भूमि का किसी विशेष प्रयोजन हेतु सीमित उपयोग करता है और यह उपयोग उसकी अपनी भूमि के लाभ के लिए होता है, तो उसे सुखाधिकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर अ के घर तक पहुंचने के लिए उसे ब के खेत से रास्ता चाहिए और ब उसे यह रास्ता उपयोग करने देता है, तो यह अ का सुखाधिकार कहलाता है। आवश्यक तत्व पहला, प्रिंसिपल और सर्विएंट संपत्ति। दो संपत्तियां आवश्यक हैं, एक को लाभ और दूसरी को भार होता है। दूसरा, भिन्न स्वामित्व। दोनों संपत्तियों के मालिक अलग अलग होने चाहिए। तीसरा, किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग। यह अधिकार किसी एक सीमित प्रयोजन जैसे रास्ता, पानी, प्रकाश आदि हेतु होता है। चौथा, स्थायी या सीमित अधिकार। यह अधिकार अस्थायी या स्थायी हो सकता है। पांचवा, संपत्ति से जुड़ा अधिकार। सुखाधिकार व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपत्ति से जुड़ा होता है। परिभाषा संशोधित संस्करण सहित भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 4 के अनुसार, सुखाधिकार या ईजमेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसके तहत कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जमीन का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसके अपने जमीन के उपयोग या सुविधा के लिए यह आवश्यक है। विद्वानों के मत अनुसार, मार्कबी के अनुसार, ईजमेंट वह अधिकार है जो किसी संपत्ति पर बिना स्वामित्व के भी किसी और के अधिकार को सीमित करता है। सैलमन के अनुसार, ईजमेंट एक लाभदायक भार होता है जो एक संपत्ति पर दूसरी संपत्ति के हित में आरोपित किया जाता है। आवश्यक तत्व पहला, प्रिंसिपल और सर्विएंट भूमि। ईजमेंट तभी होता है जब दो संपत्तियां हों, एक जिसको लाभ मिल रहा हो और एक जिस पर अधिकार लादा गया हो। दूसरा, भिन्न स्वामित्व। ईजमेंट केवल तब बनता है जब दोनों संपत्तियों के मालिक अलग हों। तीसरा, विशिष्ट उद्देश्य। यह अधिकार एक विशिष्ट कार्य जैसे रास्ता निकालना, पानी ले जाना, प्रकाश या वायु प्राप्त करना आदि हेतु होता है। चौथा, संपत्ति से संबंधित अधिकार। यह किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता बल्कि संपत्ति के साथ जुड़ा होता है और उसके साथ ही चलता है। पांचवां, स्थायी, स्पष्ट और सीमित रूप में अधिकार। ईजमेंट स्पष्ट, निश्चित और सीमा में होना चाहिए। प्रमुख केस लॉ मनेकलाल बनाम फुलचांड AIR 1915। बॉम्बे 35 अदालत ने कहा कि ईजमेंट संपत्ति का ऐसा अधिकार है जो स्थायी या सीमित उपयोग की अनुमति देता है। कृष्णा बनाम भगीराथी AIR 1976 मद्रास 42। इसमें माना गया कि रास्ते का ईजमेंट एक वैध अधिकार हो सकता है। सुखाधिकार या ईजमेंट संपत्ति संबंधी एक सीमित लेकिन महत्वपूर्ण अधिकार है जो एक व्यक्ति को दूसरे की भूमि का सीमित उपयोग करने की अनुमति देता है, बशर्ते वह उपयोग उसकी अपनी संपत्ति के उपयोग या आनंद के लिए आवश्यक हो। यह अधिकार केवल संपत्तियों के बीच के संबंध पर आधारित होता है, न कि व्यक्तिगत लाभ पर। सुखाधिकार के माध्यम से संपत्ति का उपयोग सुगम और लाभदायक बनता है। साथ ही सामाजिक और संपत्ति कानूनों में संतुलन भी स्थापित होता है। न्यायालयों और विद्वानों ने बार बार इस बात को स्वीकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित सीमा में स्पष्ट, निश्चित और न्यायसंगत उद्देश्य के लिए किसी और की भूमि का प्रयोग करता है तो उसे सुखाधिकार का संरक्षण मिलना चाहिए। अतः ईजमेंट एक ऐसा अधिकार है जो समाज में समरसता, उपयोगिता और संपत्ति के व्यवस्थित उपयोग को बढ़ावा देता है। प्रश्न ए के पास एक घर है जो सड़क से काफी दूर है। वह अपने घर तक पहुंचने के लिए बी की भूमि से होकर रास्ता बनाता है जिसे वह वर्षों से उपयोग कर रहा है।
अब बी उसे रोकता है। क्या ए को ईजमेंट का अधिकार प्राप्त है? उत्तर हाँ। यदि ए लंबे समय से बी की भूमि से रास्ता उपयोग करता रहा है और वह रास्ता उसके घर की आवश्यक पहुंच है, तो उसे ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन यानी धारा 15 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त हो सकता है।